बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, ज़मीन और माहौल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर हमने 8th क्लास में पढ़ा है बेटे, लेकिन मैं इसको आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है बेटे, लास्ट हमारा टॉपिक हमने शुरू किया था अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका है जो उस जानदार की ज़िंदगी, उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करता है, और माहौल जिसमें तबी खदोखाल, आबो हवा, मट्टी और कुदरती नबातात वगैरह शामिल हैं, इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है, उनमें से चंद अहम दर्ज झैल हैं। उसमें कल के लेसन में हमने लेक्चर में पढ़ा था। नंबर 1 है आलूदगी, नंबर 2 जंगलात का कटाव, नंबर 3 ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, और नंबर 4 है सेमोथोर। इन माहौलियाती मसाइल की तफसील हम लोग पढ़ते हैं बेटे। इसमें सबसे नंबर 1 पे है आलूदगी। सबसे पहले इसमें से आपको बेटे अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 86 ओपन करें बेटे, साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आबी आलूदगी, आलूदगी से क्या मुराद है? ये आपको सवाल पीछे नहीं दिया हुआ 10-9 क्लास ये, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, इसको आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। आलूदगी के साथ ही लिख लें आलूदगी से क्या मुराद है। मौजूदा दौर में जहां साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए बेपनाह सहूलियात मुहैया की हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे अवामिल भी पैदा किए हैं जिनकी वजह से माहौल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इन तमाम में सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी है। किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसानदेह हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। यहाँ पर आपको सवाल आएगा, माहौलियाती आलूदगी की कितनी अक़साम हैं? माहौलियाती आलूदगी की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 है हवाई आलूदगी, नंबर 2 है ज़मीनी आलूदगी, और नंबर 3 है आबी आलूदगी। नंबर 1 हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। हवाई आलूदगी से क्या मुराद है? सवाल आपको आएगा, हवाई आलूदगी से मुराद हवा में नुकसान, अंडरलाइन कर लें 9th क्लास, हवा में नुकसानदेह गैसों की मिकदार में इजाफा है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हवा में नुकसानदेह गैसों का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। मसलन ओजोन की तह का ख़त्म होना और ज़मीनी दर्जा हरारत का बढ़ना जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ आपको सवाल आएगा, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ओजोन की तह का ख़त्म होना और ज़मीनी दर्जा हरारत का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके अलावा हवाई आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बन रही है। हवाई आलूदगी मसलन फेफड़ों का सरतान है, मुख्तलिफ़ जल्दी बीमारियां वगैरह हैं। हवा की आलूदगी को कम करने के लिए इंसानी तरक्की में रुकावट नहीं डाली जा सकती, लेकिन ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाए जा सकते हैं जिसके नतीजे में जहरीली और नुकसानदेह गैसों के अखराज में कमी लाई जा सके। मसलन कौन कौन से इक़दाम कर सकते हैं? इक़दाम को बेटे अंडरलाइन कर लें। गाड़ियों के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल जो कम आलूदगी फैलाएं, मसलन CNG वगैरह। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। नंबर 3, इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब करें। नंबर 4, इसके अलावा ऐसी गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी चाहिए जो माहौल को नुकसान पहुंचा रही हैं, मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करना वगैरह। बॉक्स में देखें बेटे आप लोग, स्मोक से क्या मुराद है? स्मोक किसे कहते हैं? स्मोक भी हवा की आलूदगी ही की एक किस्म है जो कि धुएं और धुंध का अमेज़ा है। स्मोक क्या है? धुएं और धुंध का अमेज़ा है। ये इंसान में आँखों, फेफड़ों और जल्दी अमराज का सबब बनती हैं। नंबर 2 पे आलूदगी की अक़साम में हम देखेंगे बेटे आबी आलूदगी। आबी आलूदगी से क्या मुराद है? आबी आलूदगी से मुराद पानी में मुख्तलिफ जहरीले केमिकल्स का शामिल होना है। फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में बेशुमार नुकसानदेह कीमियाई मादे शामिल होते हैं।
جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کی کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں آبی آلودگی سے بچنے کے لیے؟ 9th کلاس انڈر لائن کریں۔ نمبر 1، پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سیوری سسٹم بہتر بنایا جائے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے بیٹے زمینی آلودگی۔ پہلے ہم نے پڑھا ہوائی آلودگی، پھر ہم نے آبی آلودگی پڑھا ہے۔ اب ہم آلودگی میں لاسٹ والا ٹاپک پڑھیں گے زمینی آلودگی۔ زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ ماحول کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلا دیا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے بیٹے کیا ہے نمبر 1 ماحولیاتی مسائل میں۔ نمبر 1 تھا آلودگی، اس میں ہم نے آلودگی کی 3 اقسام پڑھی ہیں: ہوائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ آلودگی کے بعد نمبر 2 پر ہے جنگلات کا کٹاؤ۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے صرف 5% حصے سے بھی کم رقبے پر جنگلات اس وقت موجود ہیں۔ مزید یہ کہ موجود جنگلات کو بری طرح کاٹا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ہمارے ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا نقصانات ہوتے ہیں جنگلات کے کٹاؤ سے؟ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جنگلات کو رہے ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ان کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے، انڈر لائن کریں، کہ موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں کون کون سی ہو رہی ہیں جنگلات کے کٹاؤ سے؟ نمبر 1 بارشوں میں کمی یا زیادتی۔ نمبر 2 سیلاب کا آنا۔ نمبر 3 بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہیں، جس سے ہماری زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ لہٰذا ہم جنگلات کے کٹاؤ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف موجودہ درختوں کی حفاظت کریں بلکہ مزید جنگلات لگائے جائیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے۔ جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ باکس میں دیکھیں بیٹے، ریفارسٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ریفارسٹیشن سے مراد کٹے ہوئے جنگلات کی جگہ پر نئے جنگلات کو لگانا۔ اب ہم نے 9th کلاس پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1 ماحولیاتی مسائل میں نمبر 1 پڑھا ہے آلودگی اور نمبر 2 پڑھا ہے جنگلات کا کٹاؤ۔ نمبر 3 پہ ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، ڈیزرٹیفیکیشن۔ انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین بنجر بناتے ہیں۔ اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کو، جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یا ڈیزرٹیفیکیشن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی بدولت سے نوازا ہے،
लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है, जिसकी चंद अहम वजूहात हैं। अंडरलाइन कर लें चंद अहम वजूहात को। नंबर 1, इसमें आप करेंगे नाकिस और पुराना तरीक़ा काश्तकारी। ज़राअत में नाकिस और पुराने तरीक़ा काश्त की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। नंबर 2, अगर ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है। कुछ सालों के बाद ये ज़मीन नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाएगी। नंबर 3 है नहरी निज़ाम आपाशी में से काफ़ी पानी का ज़िया हो रहा है। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरियात में इजाफ़ा हुआ है, जिससे ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है। ये तो था 9th क्लास हमारा नंबर 3 ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। नंबर 4 हम पढ़ेंगे सेमोथोर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार नहरी आपाशी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ नहरी आपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़रई ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। नहरी पानी की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है, तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। अगर आपको आए कि थोड़ से क्या मुराद है, तो बेटे आप लिखेंगे ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है सेमोथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल्फ पज़ीर नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। यहाँ अंडरलाइन करें 9th क्लास। कलर किसे कहते हैं? सेमोथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल्फ पज़ीर नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। यह हालत कलर कहलाती है। कलर से मुतासरा ज़मीनों में घास की अक़साम को अंडरलाइन कर लें। कौन कौन सी घास की अक़साम है? कलर घास है, बरमूदा घास, सूडान घास वग़ैरह। और चारा जात को अंडरलाइन कर लें। चारा जात कौन कौन से हैं? जैसे कि जंतर है, बरसीम, लोसरन और बाजरा वग़ैरह। काश्त करके ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाएगा। आप अगर क्वेश्चन आ जाए सेम से क्या मुराद है, तो 9th क्लास आप लिखेंगे बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। और इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़रई ज़मीनें सेम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़रई ज़मीनों को मंदरजा ज़ैल तरीक़ों से दोबारा काश्त के काबिल बनाया जाता है। दोबारा हम लोग अगर ज़मीन को काश्त के काबिल बनाएं तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? नंबर 1 हम इसमें देखेंगे कि थोर का शिकार जो ज़मीनें होंगी उनमें कलर घास लगाई जाए, जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा सकता है। नंबर 2 पे है पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया को रोकने और सेम से बचाने के लिए खालों, रजबाहों और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। बल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फ़ायदा है। एक तो पानी का ज़िया कम होता है और दूसरा आपाशी के लिए ज़्यादा पानी दस्तयाब होता है। नंबर 3 हम देखेंगे कि सेमोथोर ज़दा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज़्ब करके फ़िज़ा में पहुँचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जाते हैं, क्योंकि इन दरख्तों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है।
9th क्लास हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया है माहौलियाती मसाइल और उनका हम लोगों को कैसे सामना है और उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। आपकी बुक में सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 94 पर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उन की वजाहत करें। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में जो बेटे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुख्तसर जवाब दें। इसमें देखें आप लोग, पेज नंबर 93 ओपन कर लें, 9th क्लास। इसमें पहला सवाल हमने कर लिया है, महल्ले वक़ूअ की तारीफ़ करें। नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। 3rd है, सेम और थोर का मफहूम लिखिए। अभी मैंने आपको सेम और थोर का टॉपिक पढ़ाया है, उसमें मैंने सेम और थोर के अलग अलग डेफिनेशन आपको बताई है, मफहूम बताया है, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। तो ये हमने जंगलात की अहमियत में पढ़ा था। लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था जंगलात की अक़साम और जंगलात की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ में मैंने आपको बताया था 2 अहमियत के पॉइंट बताए, उनमें से 2 फ़वाइद में से कोई, मैंने आपको मेरा ख्याल 16 फ़वाइद बताए हैं, उनमें से कोई से 2 लिख दीजिएगा। सवाल नंबर 5 है शॉर्ट, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। हमने लास्ट वीक किया था अहम ग्लेशियर्स, उसमें मैंने आपको सियाचिन, ब्याको, बतौरा और हस्पर ग्लेशियर्स के नाम बताए हैं 5 के, उनमें से कोई से 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। नेक्स्ट है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। अभी मैंने आपको आबी आलूदगी करवाया है, उसमें मैंने आपको करवाया है आबी आलूदगी को बचाने, आबी आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बताए हैं, आपको इक़दामात बताए हैं, वही इस सवाल का आंसर है। सहरा ज़दगी की तारीफ़ करें। डेजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया है कि सहरा ज़दगी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में नहरों के अक़साम, ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। अभी मैंने माहौलियात के मसाइल में आपको जंगलात का कटाव पढ़ाते हुए मौसमियाती तब्दीलियों को अंडरलाइन करवाया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट है आपका, जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें। तो मैंने आपको अभी जंगलात के कटाव में नुकसानात लिखवाया था, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है। पहला पैराग्राफ छोड़ के सेकंड पैराग्राफ में जंगलात के कटाव के नुकसानात बताए गए हैं। बेटे, आप लोगों का ये चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। ये हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों को विंटर वेकेशंस हो जाएंगी, और विंटर वेकेशंस के बाद 9th क्लास आप लोगों के डेली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें ये चारों चैप्टर आपके शामिल होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।